गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि मैंने एक लिंक दिया था आपको पिछले लेक्चर में अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक चैनल क्रिएट किया था, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दिया था। आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया है, उस पर कुछ असाइनमेंट्स पढ़े हैं, एक चैप्टर बूस्टर पढ़ा है, उसको कंप्लीट करिए और क्वेश्चंस पूछिए जो आपको नहीं है, क्योंकि अगले लेक्चर्स में, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप पूछेंगे। इज दैट क्लियर? सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जितने आप पूछेंगे उनको हम सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारा आज ये लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो लास्ट टॉपिक है, क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर। किसकी वजह से फील्ड निकालना है? यूजिंग गॉस थ्योरम, ऑब्वियसली वो बात चल रही थी। इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर की वजह से फील्ड निकालना है मुझे किसी पॉइंट पर। पिछली बार हमने शेल के लिए निकाला था, इस बार स्फीयर है यानी सॉलिड है। और सबसे खास बात वो कैसा है? इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग होने का फायदा क्या होगा, पहली बार समझते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्फीयर है और मान लेते हैं इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। कितनी है रेडियस? कैपिटल आर है। मान लिया इस पर पूरे पे चार्ज फैला हुआ है और वो चार्ज की डेंसिटी कितनी है? मैंने बोला उस चार्ज की डेंसिटी कितनी है। अच्छा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होने वाली है? रो। या फिर हम चार्ज डेंसिटी के बारे में ना बात करके मैं बात कर सकता हूं, दोनों चीजें लिख देता हूं। टोटल चार्ज मैंने लिख दिया है कितना है? क्यू है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो है। इज दैट क्लियर टू यू? इस पर पूरे पे चार्ज है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, पूरे स्फीयर पर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो है। आपको फील्ड निकालना है। फिर से वही तीन सिचुएशंस अराइज हो रही हैं। पहली सिचुएशन स्फीयर के बाहर, दूसरी एट द स्फीयर या एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और तीसरी इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर यानी कि स्फीयर के अंदर। तो तीन सिचुएशंस की बात मैं कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड द स्फीयर। इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किसी डिस्टेंस r पर फील्ड बताइए सच दैट r इज ग्रेटर देन द रेडियस। ये रिप्रेजेंटेशन भी है किस बात का? आउटसाइड द स्फीयर का। r क्या है? वो डिस्टेंस जहां पर फील्ड निकालना है, और कैपिटल R क्या है? रेडियस है हमारी। तो डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस यानी हम कहां पहुंच गए हैं? आउटसाइड द स्फीयर। तो जैसे ही इतना मुझे दिखाई दिया है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम मेरा क्या था? गॉसियन सरफेस बनाना। उस पॉइंट से, मान लिया ये इसका सेंटर है और ये वो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? r है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस। आप सब बताइएगा, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो इस चार्ज के सिमेट्रिकल मैंने एक गॉसियन सरफेस बना ली है। बन गई है चीज गॉसियन सरफेस। आप थोड़ा सा जिसको अच्छा सा बनाइएगा डायग्राम। कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं ये जो है गॉसियन सरफेस है, मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दी। पहला काम मेरा हो गया है। दूसरा काम है इससे लिंक फ्लक्स निकालना, तो मैं निकालूंगा फ्लक्स किससे लिंक? गॉसियन सरफेस से, लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। क्या बन जाएगा फ्लक्स मेरा? फाई इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना बताया था, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। कौन सा इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल। अब बात करना, ई की बात करें और डीएस की बात करें। डीएस क्या है? कोई भी एक पॉइंट है, डीएस की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
और ये क्या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके लिए भी फील्ड लाइंस किधर जा रही होंगी, बाहर की तरफ। चारों तरफ फील्ड किधर निकल रहा होगा, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जा रहा होगा तो फील्ड और ds वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। एक और बात, क्या इस स्फीयर से ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो फील्ड मैंने कांस्टेंट माना और इंटीग्रेशन के बाहर लिया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ds। ds की वैल्यू स्फीयर के लिए, ds का मतलब सरफेस एरिया, किसी स्फीयर के लिए वो ds कितना होगा, बहुत अच्छे से रट गया होगा, अब तक आपको बहुत बार यूज कर चुके हैं। स्फीयर के लिए ds का मतलब 4πr² सरफेस एरिया, कितना बन गया, E इंटू 4πr²। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता था, क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जरा रखवाइएगा, फाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या निकाली है फाई की वैल्यू, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू, चार्ज इनसाइड की बात करें तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है अपने पास, क्या सारा का सारा चार्ज इनक्लोज कर लिया है, वो कितना है, सारा का सारा चार्ज कितना है, Q है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है पिछली बार वाला ही। E की वैल्यू क्या आ गई है, ये 4πr² इधर आएगा तो क्या बचा, 1/4πε0 Q/r²। क्या आपने रिजल्ट देख पाया, ये वही रिजल्ट है जो हमने स्फेरिकल शेल के लिए बाहर निकाला था, जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो यहां पर हमारी एक पंच लाइन बन रही थी कि चाहे वो बन गई है, चाहे वो स्फेरिकल शेल हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के ही केसेस में अगर मुझे बाहर उस बॉडी से बाहर फील्ड निकालना है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, एज ए पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ माना जाता है, सेंटर ऑफ द बॉडी पर। बॉडी से मेरा मतलब चाहे वो शेल हो या फिर क्या हो, सॉलिड स्फीयर हो। क्या इतनी बात आपने देख ली है, बड़ा आसान सा था, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं करूंगा। दूसरा सेकेंड केस यही बता रहा हूं, अपने आप करिएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है पिछले वाले से। अगर मैं बोलता एट द सरफेस, क्या बोलता, एट द सरफेस, देन क्या चेंज हो जाता, क्या जो डिस्टेंस ये थी हमारी सेंटर से गॉसियन सरफेस की, वो कितनी थी, स्मॉल आर, कितनी दूरी पर निकाल रहे थे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अब किस डिस्टेंस पर निकालते, क्या सरफेस पर, यानी कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर। तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज आता, कैपिटल R² बन जाता। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेकेंड केस, at the surface field क्या बनता, E is equals to 1/4πε0 Q, और डिस्टेंस कितनी, कैपिटल R²। ये दो केसेस हो गए हैं। ये वाला केस भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेकिन जैसा मैंने स्फेरिकल शेल वाले में बताया था ठीक वैसे ही आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस की। इतना एक बार आप हटा लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। अब थर्ड केस की बात करने जा रहा हूं। थर्ड केस कौन सा होगा, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, चलिए इसको हटा रहा हूं। क्या बना, इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली बात है, अंदर है तो रेडियस से कम होगी। तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, r लेस देन द रेडियस। ये बातें सीख ली हैं आपने, मुझे उम्मीद है सीख पाई हैं। चलिए देखते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में। मान लीजिएगा ये एक सॉलिड स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज, वही कहानी दोबारा से बोल रहा हूं बस। सॉलिड स्फीयर है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया कितना चार्ज है, Q चार्ज है पूरे पर, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। ये मैं पहले ही बता चुका था। और ये इसका सेंटर है, और रेडियस कितनी थी हमारे पास, r।
अब इसके अंदर ही किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। मान लिया वो पॉइंट ये है, यहां पर फील्ड निकालना है, तो फील्ड यहां निकालना है, तो मेरा काम है इससे लिंक गॉसियन सरफेस फाइंड करना। और गॉसियन सरफेस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, ये रही गॉसियन सरफेस। दिख गई है? बेटा एक बात बोले, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। इनमें से एक पेपर में आता ही आता है। ये बन गया आपकी गॉसियन सरफेस। ये सॉलिड स्फीयर था, पूरे सॉलिड स्फीयर पर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज था। ये रहा। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होता तो चार्ज क्या हो जाता, दूर चल, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, चार्ज दूर दूर हो जाता और कहां पहुंच जाता, सरफेस पर, जो हमने ड्यूरिंग कंडक्शन और इंडक्शन आपको सिखाया था। तो अब इसमें इंसुलेटिंग है, चार्ज मूव नहीं कर सकता, जो चार्ज जहां है वहीं रहने वाला है, तो चार्ज जहां है वहीं रुका हुआ है। अब देखते हैं, सबसे पहला काम, सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालिए। किससे लिंक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालिए। तो मैं निकालता हूं फ्लक्स विद गॉसियन सरफेस। देखिए क्या लिखा है, गॉसियन सरफेस। तो फाई फिर से मैं बात करूंगा, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब बहुत ज्यादा जल्दी से हम बात करते हैं। ई मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, डीएस की वैल्यू बोलिएगा क्या बनेगी। डीएस एक बार लिख देता हूं इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या बन जाएगा, ई इंटू डीएस का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये रही सरफेस, इसका सरफेस एरिया 4 पाई, स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया, फ्लक्स बन गया। अगला स्टेप कहता है अप्लाई गॉस थ्योरम। तो हम बात करेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। यहीं पे सब कुछ सीखने वाली बात है, जो यहां सीख गया वो कामयाब है। क्या बोला, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती थी, फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा जल्दी से बोलिएगा, फाई की वैल्यू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड पता करिए। चार्ज इनसाइड को पहचानने की कोशिश करना, किसके अंदर, ये देख लेना किसके अंदर मुझे चार्ज चाहिए। मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए। और टोटल स्फीयर पे चार्ज कितना था, Q था। हमें सिर्फ किस पे चार्ज चाहिए, इस वाले पोर्शन पे चार्ज चाहिए, जिसको मैं थोड़ा सा चाहूं तो आपके लिए शेडेड पोर्शन बना सकता हूं। ये वाले पोर्शन पे चार्ज चाहिए मुझे। क्या चार्ज की वैल्यू Q से कम होगी, इतनी बात समझ गए हैं, क्योंकि बाकी का चार्ज कहां है, कुछ चार्ज तो बाहर भी है ना इस गॉसियन सरफेस के, तो चार्ज की वैल्यू Q से कम होने वाली है। अब निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, दो तरीके से मैं कर सकता हूं। एक क्या था हमारे पास तरीका, एक तरीका ये कह रहा था कि आप क्या करिए, चार्ज ऑन ए गिवन पोर्शन निकालने के लिए चार्ज डेंसिटीज और उस पोर्शन का मल्टीप्लाई करते थे। क्या बन जाता था, मैं इधर चार्ज इनसाइड निकाल के दिखा देता हूं। दो तरीके से बताऊंगा, पहले अपने तरीके से बता दूं जो मुझे पसंद आता है। इस पूरे वॉल्यूम की बात करिए आप, इस पूरे वॉल्यूम की बात करेंगे, तो इस पूरे वॉल्यूम में मैं बोलूं तो चार्ज कितना है, Q है, ठीक है, और इतने पोर्शन पे मुझे निकालना है। तो एक तरीका तो ये है मेरे पास, जो मैं dq बोलता था, चार्ज इज इक्वल टू क्या कर देंगे, रो इंटू dv। याद है हमने चार्ज निकाला था सिग्मा इंटू डी, लैम्डा इंटू dl। यहां पर रो होती थी चार्ज डेंसिटी, जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं उसके लिए, और जे होता था रिक्वायर्ड पोर्शन, कि किस पोर्शन, कितने पोर्शन के लिए निकालना है मुझे। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने वॉल्यूम से निकालना है। तो जरा देख लीजिएगा एक बार, dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये वाला वॉल्यूम है ना, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कितना है 4/3
पाई आर क्यू। ये दिख गया आपको, 4/3 पाई आर क्यू। सीख गए इतनी बात? तो हमें बस चार्ज इनसाइड की जगह क्या रख देना है, ये वाला टर्म उठा के रख देना है। रख दीजिएगा, क्या बन गया, चार्ज इनसाइड की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और क्या ये डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी लाइन आप समझ गए? ये क्यू इनसाइड की वैल्यू कैसे आई है, मैंने निकाल ली है। ये बहुत फेमस था, पिछले से पिछले लेक्चर में आपको मिलेगा किसी लेक्चर में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब हमने चार्ज डेंसिटी सीखी थी। तो यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या हमारे पास, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और आर स्क्वायर से पावर खत्म हो गई है। कितना बच रहा है मेरे पास, E इज इक्वल टू रो, इधर से एक R बच गया, डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया आंसर, रो R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सीख गए हैं। यहां से देखना फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आया है, R के साथ इसका रिलेशन देखें तो फील्ड R के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि क्या बना, E इज प्रोपोर्शनल टू R। ये बात बहुत जरूरी थी, फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। और जरा याद करिएगा कि आउटसाइड द स्फीयर क्या हुआ करता था, आउटसाइड द स्फीयर फील्ड निकला हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ R स्क्वायर। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। आप समझ रहे होंगे इतनी बात, क्या इतना आपने नोट किया है, कंफर्म है इतनी बात नोट कर लिया है आपने? एक और बात मैं यहां पे बता सकता हूं, वो ये कि ध्यान देना, इस बात पे बहुत जरूर ध्यान देना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको चार्ज डेंसिटी रो को नहीं देता, वो क्या देता है, क्यू देता है आपको, क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है, रो नहीं दे रहा, तब आप क्या करेंगे, इस रो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, मैंने लिखा है चार्ज भी क्यू है और चार्ज डेंसिटी भी रो है, बट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब दो में से सिर्फ एक बात दी गई होती है। अगर रो दिया है तो यहां तक हमारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, आंसर में रो आ रहा है, वैलिड है। अगर रो नहीं दिया है तो आंसर में रो नहीं आ सकता, इस रो को हटाना है। और रो को याद करिए क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर याद कर लूं मैं तो इस रो को मैं यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं। ये पोर्शन कब के लिए वैलिड है, अगर सिर्फ क्या दिया हो, क्यू चार्ज दिया हो। तो क्या कर लेंगे, E इज इक्वल टू, रो का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस पूरे स्फीयर पर चार्ज कितना था, Q, यही था। और पूरे ये रो की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, केवल रो की वैल्यू लिखना सिखा दूं आपको। रो की वैल्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई, और कौन सा क्यूब, कैपिटल R का क्यूब, यही थी। ये रो समझ में आया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया, मैं रो की वैल्यू उठाकर यहां रख देता हूं, और देखना क्या आंसर बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब। ये रो की वैल्यू रख दी मैंने, इसमें साथ में किसका मल्टीप्लाई है, R का मल्टीप्लाई है, और डिवाइड किससे है, ये रहा 3 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल आंसर देख लीजिएगा, क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है, क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद आपको दिख रहा होगा, शायद, क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर से बचा है स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब। ये किस टर्म में आ गया, Q और बचा है, Q और बचा है। इस टर्म में आप देखेंगे Q बचा था, इस टर्म में आप देखेंगे तो फील्ड किसके टर्म्स में बन गया है, चार्ज के टर्म्स में, और ये किसके टर्म्स में था, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो आपको ध्यान ही रखना है पेपर में कौन सा पार्ट दिया, क्या पूछा गया है। अगर डेंसिटी दी है तो आप कौन सा यूज करेंगे, आप समझ गए होंगे इसी बात।
कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर तो आर क्यूब के रेसिप्रोकल आ रहा है। बच्चे आर क्यूब रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस है तो वो कांस्टेंट है, उसके बढ़ने घटने का सवाल नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कौन चेंज होती है, मैंने जनरली बताया था स्मॉल आर एक वो डिस्टेंस होती है, चेंज करते हैं हम जनरल डिस्टेंस इसको लेते थे। तो यहां भी फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल। अब मेरा काम है ग्राफ बनाना, इतना आई थिंक आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखिएगा जरा एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। पहले इनसाइड फील्ड कितना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्रोपोर्शनल है फील्ड किसके, आर के। सरफेस पर कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू है ये, इसमें किसी भी डिपेंड नहीं, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, तो कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिख रहा मैं। इसके बाद आउटसाइड कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर देखना रेसिप्रोकल है आर स्क्वायर के, E इज रेसिप्रोकल टू आर स्क्वायर। कितनी बात सुन ली है? ये फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। बहुत से लोग ये बात समझ गए कि कैसे कांस्टेंट है, बिकॉज इस पूरे टर्म में देखेंगे सब कुछ कांस्टेंट है। आर रेडियस है विच इज फिक्स्ड, चार्ज है, ये सब कांस्टेंट है। तो अब मुझे बस ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से देखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये रहा फील्ड, ये रही पोजीशन। सबसे पहले सेंटर किसको मान लिया है, ओरिजिन को क्या मान लिया है, सेंटर मान लिया है। अब देखिएगा इनसाइड की बात करें, यानी कि ये रही मेरी स्फेरिकल एक बॉडी, एक स्फेयर रहा, ये सॉलिड स्फेयर, ये सेंटर है। जब तक हम इनसाइड हैं बॉडी के, तब तक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। दिखाई दिया इतना? ये वाला पोर्शन बन गया किसके लिए, कहां तक बना ये पोर्शन, रेडियस तक। रेडियस तक मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, रेडियस के इक्वल। और जैसे ही हम रेडियस यानी कि सरकमफ्रेंस यानी सरफेस पर पहुंचे, सरफेस पर पहुंचते ही फील्ड कितना हो चुका है हमारा, ये रहा फील्ड। इसको हम केई बोलते हैं जनरली, केई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट पर यहां पर फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई है, केई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतनी दो बातें सुन पाई हैं। पहले इनसाइड रहा तो स्फीयर फील्ड कैसा रहा, प्रोपोर्शनल। इसके बाद जैसे मैं आउटसाइड निकलता हूं, फील्ड कैसा हो जाता है, रेसिप्रोकल टू आर स्क्वायर। और रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना सिखाए थे हम आपको। ये बन गया रेसिप्रोकल का ग्राफ। तो दिस पोर्शन इज इनसाइड, दिस इज एट द सरफेस, एंड दिस इज आउटसाइड। तीन पोर्शंस में डिवाइड हो गया। तो फिर से मेरा क्वेश्चन, फील्ड मैक्सिमम कहां पर है, फील्ड मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पर मैक्सिमम है। दिख रहा है, फील्ड मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पर मैक्सिमम है। उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनसाइड फील्ड बढ़ता है अप टू सरफेस, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और उसके बाद फील्ड डिक्रीज होते जाता है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, बना लिया आपने, ये हो गया है। इसके बाद अब मैं आपसे बोल रहा हूं एक होमवर्क में क्वेश्चन, मैं वैसे इसको लिखने नहीं वाला। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.13, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.13 आप सभी अटेम्प्ट करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत जरूरी है ये बात, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके।